Hello students, so now let's continue chapter number 17. As usual, first of all, let's thank bankofbiology.com because we are using their PDF. अब देखो बच्चा, इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में करा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसमें इंस्पिरेशन इन्वॉल्व है, एक्सपिरेशन इन्वॉल्व है, दैट वी हैव टू डिस्कस. नाउ टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा थॉरेक्स है जिसके अंदर लंग्स होते हैं वो एक पूरा एयर टाइट चेम्बर है. फ्रंट में ये एक बोन होती है स्टर्नम, ठीक है, इट इज कवर्ड बाय दिस बोन स्टर्नम. साइड्स में ये रिब बोन होती है, ये भी हम चैप्टर 17 में भी पढ़ेंगे. बैक पे हमारी बैकबोन प्रेजेंट है, नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है. सिंस इट इज इनक्लोज्ड ऑन ऑल द फोर साइड्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स एंड डायफ्राम स्ट्रक्चर, इट इज एन एयर टाइट चेम्बर. सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन हैज टू अकर, तो ये जो डायफ्राम है इसकी जो यूजुअल शेप होती है वो ऐसे होती है, जिसको कि हम बोलते हैं डोम शेप या वी कैन से यू शेप. ओके, तो इट इज़ अ डोम शेप स्ट्रक्चर, मीन्स इट्स लाइक अ इन्वर्टेड यू अल्फ़ाबेट शेप. वैसी इसकी शेप होती है, डोम शेप स्ट्रक्चर है. लेकिन जब इंस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड वंस इट कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी जो शेप है वो ऐसे डोम शेप से स्ट्रेट में चेंज हो जाएगी. एंड बिकॉज डायफ्राम जो है वो लंग्स की लोअर लाइनिंग के साथ अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली जब डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट हो रहा है तो वो लंग्स को नीचे की तरफ पुल करेगा और लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है एंटेरो पोस्टेरो एक्सिस. इट मीन्स सिंपल अगर वे में बोले तो इट इज पुलिंग द लंग्स टुवर्ड्स अ लोअर साइड, क्योंकि डायफ्राम नीचे की साइड अटैच्ड है. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होके स्ट्रेट हो रहा है तो इट विल पुल द लंग्स टुवर्ड्स अ लोअर साइड. देन वी हैव अ पेयर ऑफ मसल, ये जो हमारी रिब बोन्स होती हैं. लेट मी जस्ट मॉडिफाई दिस. जैसे लेट्स से कि हमारी रिब बोन्स हैं, इसके बीच में मसल्स का एक पेयर अटैच्ड होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स. ठीक है, जैसे पिंक वाला लेट्स से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, पूरा नाम मसल का है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ग्रीन वाला हो सकता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. मसल्स मोस्टली पेयर में होती हैं, मतलब दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स और पार्टनर्स फॉर्म, और इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होता है. जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हमारी आर्म में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, दोनों की जो मूवमेंट का पैटर्न है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो यहाँ पे भी जो रिब केज है उसके साथ एक पेयर ऑफ मसल्स अटैच्ड है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. अब ये जो एक्सटर्नल वाली मसल्स है ये इंस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बिकॉज ये मसल अल्टीमेटली रिब केज के साथ कनेक्टेड है. मैंने आपको कल बताया था कि जो लंग्स हैं दे आर कवर्ड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स. outer pleural membrane is attached with the rib cage, so when the external intercostal muscles will contract, the ribs and the sternum will be pushed outward. वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है. ये आपने अपना कॉमन ऑब्जर्वेशन में नोट भी किया होगा कि जब आप इनहेल कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, तो जो हमारा चेस्ट होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, इट मूव्स आउटवर्ड. सो वंस दीज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, the ribs and the sternum will be moving forward or they will be lifted up. तो जब ribs और sternum lift up होंगे तो lungs भी हमारे जो है वो आगे की साइड और पीछे की साइड जो है एक्सपैंड होते हैं आगे से, क्योंकि रिब्स तो उनको साइड से भी कवर कर रहा है. तो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना डॉर्सो वेंट्रल, मीन्स कि वो आगे वाली डायरेक्शन में और पीछे वाली साइड से भी थोड़ा सा उनको पुश मिल रहा है, तो वो एक्सपैंड हो रहे हैं. तो ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू मसल्स, कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो थॉरेक्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है. थॉरेक्स की वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है ऑब्वियसली लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी. और जो भी आपने केमिस्ट्री में एक लॉ पढ़ा होगा, आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑलरेडी डन इट और नॉट, यू विल स्टडी इट, कि एक लॉ होता है विच इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ. ओके, एंड व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली रिलेटेड ऑफ ईच अदर. तो अगर थॉरेक्स की या लंग्स की वॉल्यूम बढ़ रही है, क्योंकि अब लंग्स एक्सपैंड हो गए ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो जो हमारा लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो आपने ये बॉयल्स लॉ पढ़ोगे आप इसको केमिस्ट्री में, बट इसकी सबसे अच्छी डेली लाइफ एप्लीकेशन हमें मिलेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. तो इंस्पिरेशन में जब लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड वंस द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज,
इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है, -1 से लेके -3 mm ऑफ Hg हो जाता है एयर का प्रेशर इनसाइड द लंग्स। लेकिन जो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर तो पॉजिटिव है, +1 mm ऑफ Hg है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, mm ऑफ Hg जो होता है वो गैसेस का पार्शियल प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में एयर का प्रेशर कम है, सो एयर फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इनसाइड द लंग्स। ठीक है, बाहर से एयर ऑटोमेटिकली जो है वो लंग्स के अंदर मूव हो जाएगी। तो टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंस्पिरेशन को कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि जस्टिफाई करो कि ये एक नेगेटिव प्रेशर फिनोमिनन है। ऑब्वियसली इंस्पिरेशन एक नेगेटिव प्रेशर फिनोमिनन है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन लंग्स के अंदर जो होता है -1 से लेके -3 mm ऑफ Hg का प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। बाहर की जो एयर है उसका प्रेशर पॉजिटिव है, बाहर प्रेशर एयर का हायर है, अंदर प्रेशर कम है, सो एयर फ्रॉम आउटसाइड विल बी मूविंग इनसाइड। अब इंस्पिरेशन अगर आपको लर्न हो गया, एक्सपिरेशन अलग से लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उसका ऑपोजिट कर देंगे। यहाँ पे डायफ्राम फिर से रिलैक्स हो जाएगा, फिर से ऐसे डोम शेप हो जाएगा, तो लंग्स ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगे, मतलब उनकी वॉल्यूम कम हो गई। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो चेस्ट है, रिब केज है, वो अंदर की तरफ मूव करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, इट गोज डाउन। सो व्हेंस द रिब केज एंड द स्टर्नम इज गोइंग डाउन, तो थॉरेक्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, कि जो थॉरेक्स की वॉल्यूम और वी कैन से जो लंग्स की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी, उनका साइज कम हो गया, उनकी वॉल्यूम कम हो गई है, तो ऑब्वियसली प्रेशर लंग्स में इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द प्रेशर इनसाइड द लंग इज कैन बी अप टू +3 mm ऑफ Hg, मतलब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बाहर का एयर का प्रेशर तो अभी भी +1 ही है, सो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द लंग इज हायर with respect to the atmospheric air, so air from the lungs will move outwards. So this will complete the process of expiration. लेकिन ये जो हमारी नॉर्मल मसल है, जो अभी हमने डिस्कस की, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स का पेयर है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन एब्डोमिनल मसल्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द process of respiration, they are also helping in the process of breathing. एब्डोमेन में भी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं जिससे हम ज़्यादा फोर्सफुली इंसहेल एक्सहेल कर सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो कुछ योगा प्राणायाम या ऐसे कुछ स्पेशल टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे उनकी ये वाली एब्डोमिनल मसल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं एंड यू नो दे आर वर्किंग एट अ वेरी ग्रेट पेस, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड डू योगा एंड एवरीथिंग, प्राणायाम ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, स्पेशली जब आप कपाल भाती करते हो, तो आपकी ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, लंग्स ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, लंग्स जितना एक्सपैंड करेंगे बॉडी को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, लंग्स की एफिशिएंसी उतना बेटर हो जाएगी। सो कुछ स्पेशल टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा यू नो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिसको अगर हम करेंगे तो हमारे लंग्स की एसोसिएटेड जितने भी मसल हैं, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकोस्टल, डायफ्राम और द एब्डोमिनल मसल्स, दे विल बी वेरी एक्टिव, और उससे लंग्स बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करते हैं, आवर बॉडी विल बी गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देन वी हैव टू डिस्कस, पहले एक हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव दिस कंसेप्ट कि जब भी हम 1 रेस्पिरेटरी साइकिल की बात करते हैं, मतलब अगर आपको काउंट करना है, आपने 1 मिनट में कितनी बार, व्हाट इज़ योर रेस्पिरेटरी रेट, अगर सपोजिंगली कोई आपको कहता है काउंट योर रेस्पिरेटरी रेट, तो उस रेस्पिरेटरी रेट में 1 इंस्पिरेशन 1 एक्सहेलेशन, एक बार आपने सांस लिया, एक बार सांस छोड़ा, उसको आप 1 काउंट करोगे, क्योंकि वो दोनों एक ही साइकिल का पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप इंस्पिरेशन को अलग काउंट कर रहे हो, एक्सपिरेशन को कर रहे हो, डबल नंबर बता दो कि नो, एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, वो एक काउंट होता है, इट विल बी काउंटेड एज 1। ओके, तो अगर आप 1 मिनट अपना वॉच में देखो, 1 मिनट टाइम देखो, और आप अपना रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो कैलकुलेट करो, जनरल जो रेंज होता है ब्रीदिंग रेट का वो होता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, जब हम सोते हैं तब 12 से भी कम हो जाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम बॉडी डज नॉट नीड मच ऑक्सीजन। व्हेन यू आर प्लेइंग और डूइंग एनी फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज, तो उस टाइम पे 16 से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारा जनरल रेंज होता है अडल्ट के लिए, मतलब हेल्दी अडल्ट जिनकी एज 18 से 25 ईयर्स के बीच में है,
उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। अब ओल्ड एज में अगर कोई पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है, तो उसका ब्रीदिंग रेट डिफरेंट हो सकता है। छोटे बच्चों का ब्रीदिंग रेट तो बहुत फास्ट होता है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं क्योंकि उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है। तो ये जो हमें मेंशन किया गया है ना ब्रीदिंग रेट, दिस इज़ फॉर द हेल्दी अडल्ट जिनकी एज 18 से 25 ईयर्स के बीच में है। ओके, अब हम बहुत सारी टर्म्स पढ़ेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम एंड ऑल दैट। तो जब भी हम कोई ऐसी टर्म पढ़ते हैं, एक्चुअली एक डिवाइस होता है, यू कैन सी इट हियर इन द पिक्चर, जिसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिवाइस होता है, इसे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच्ड होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन मेजर कि एक पर्सन के लंग्स में कितनी एयर अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है, कितनी प्रेजेंट है। वो सारे हम पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर किसी को अपना लंग्स का टेस्ट करवाना है कि लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर सपोजिंगली इस टाइप का कोई भी टेस्ट कराना है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, दे विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस विच इज़ कॉल्ड स्पायरोमीटर। अब आपकी बुक में ये बहुत सारी टर्म्स हैं, ओके, 9 या 10 टाइप टर्म्स है। इसको लर्न करने का मैं आपको सिंपल वे बता रही हूँ कि जो स्टार्टिंग की हमारी 4 टर्म्स हैं, इसको हमें अलोंग विद डेफिनेशन एंड वैल्यू लर्न करना है, और बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी हाउ इज़ इट पॉसिबल। अगेन आई एम टेलिंग कि फर्स्ट 4 जो हमारी टर्म्स हैं इसको पूरा डेफिनेशन, इसकी वैल्यू सब कुछ आप याद करो, और लास्ट की जितनी भी हमारी 5-6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, उसका सिर्फ हमें फॉर्मूला लर्न करना है, ऑटोमेटिकली वो हमें लर्न हो जाएगी। नाउ लेट्स सी हाउ दैट इज़ पॉसिबल। तो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट जिसमें ये 4 टर्म्स है। तो ये वाली जो टर्म है, द फर्स्ट वन, इट इज़ द टाइडल वॉल्यूम। ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि व्हेन यू आर सिटिंग नॉर्मली, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर यू हैव इनहेल्ड और एक्सहेल्ड। जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो, कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे बैठ के अभी पढ़ रहे हो, कुछ आप भागा दौड़ी वाला काम नहीं कर रहे हो, तो आपने कितना एयर वॉल्यूम का इनहेल किया, कितना एक्सहेल किया, दैट विल बी नोन एज टाइडल वॉल्यूम। और किसी भी हेल्दी अडल्ट के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 500 ml है। अगर मान लो कोई पर्सन डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गया है और उसकी अडल्ट है, ओके, लेकिन उसका जो टाइडल वॉल्यूम है लेट्स से वो 200 ml है, सो दिस क्लियरली शोज कि लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स आर नॉट एफिशिएंट, लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सारे पैरामीटर्स से डॉक्टर्स को एक पेशेंट के लंग्स का पता चलता है वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये 500 ml एक टाइम का है। अगर आपको 1 मिनट में काउंट करना है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा ब्रीदिंग रेट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है। तो आप 12 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 को मल्टीप्लाई कर दो। when we are doing that, so how much value we will get? अगर आप इसको पर मिनट के लिए काउंट कर रहे हो, सिंपली आपको 12 इंटू 500 मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल कम आउट टू बी 6000 to 8000 ml पर मिनट। 1 मिनट के लिए अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इतना हमारा टाइडल वॉल्यूम है। बट हमें 1 मिनट का लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लर्न हमें करना है उसकी वैल्यू। And what is the value of tidal volume for a healthy human adult? It is 500 ml. Then we have second term which is called IRV. IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV का मतलब है, लेट्स से कि आप कितना एयर एक्स्ट्रा ब्रीद इन कर सकते हो अगर आपने फोर्सफुली इनहेल किया है। जैसे अगर आप कोई योगा कर रहे हो या कोई ऐसा ब्रीदिंग वाला कुछ कर रहे हो और आपने जोर लगा के सांस खींच के अंदर लिया है, तो कितना एक्स्ट्रा एयर आप अपने लंग्स में ले पाओगे, दैट विल बी नोन एज IRV और द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 2500 से लेके 3000 ml। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम तो जा ही रही है, उसके अपार्ट इतनी एयर एक्स्ट्रा और आपके लंग्स में जा सकती है। तो इसीलिए इस टाइप का जो एक्सरसाइजेज होती हैं या ये सब होता है, इसको करने से बहुत फ़ायदा होता है। देन वी हैव थर्ड टर्म विच इज़ कॉल्ड ERV। IRV समझ में आ गया तो ERV भी समझ में आ जाएगा। ERV स्टैंड्स फॉर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि हाउ मच एडिशनल एयर वी विल बी एबल टू एक्सेल। अगर हम फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं तो कितनी एक्स्ट्रा एयर हमारे लंग से बाहर निकल रही है। नॉर्मली एक्सेल करते तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम जो थी वही बाहर निकलनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो
तो आपके लंग्स में से एयर जो है एक्स्ट्रा 500 के अपार्ट जो एक्स्ट्रा निकलती है दैट इज कॉल्ड ईआरवी, और उसकी वैल्यू 1000 से लेके 1100 ml होती है. देन वी हैव फोर्थ टर्म विच इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप जितना मर्जी फोर्सफुली एक्सेल कर लो, पूरी जोर लगा के आपने एक्सेल कर दिया, लेकिन फिर भी आपके लंग्स के अंदर की हवा कभी भी completely फिनिश नहीं होती है. some amount of air is still present inside the alveoli. that air will be known as residual volume. आप जितना मर्जी forcefully exhale कर दो, आपके lungs कभी भी completely empty नहीं होंगे. small amount of air is present inside the lungs which will be known as residual volume. Now talking about this residual volume, we have to see कि जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. वैल्यू तो चलो मैं आपको बता देती हूँ. रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1100 से लेके 1200 ml होता है, लेकिन इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है. आप ये सोचो कि अगर मान लो हमारे पास कोई ह्यूमन की डेड बॉडी है, एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंटली कुछ साइंटिस्ट ने करके भी देखा कि उस डेड पर्सन के माउथ के ऊपर वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर को उन्होंने बाहर निकाल दिया. जब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटली करोगे आप, मतलब आपने लंग्स को पूरा अंदर से एम्प्टी कर दिया, तो जितने भी एल्वुलाई है, बिकॉज वी नो एल्वुलाई आर वेरी सॉफ्ट वॉल स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स है, बहुत सॉफ्ट वॉल है, तो वो कोलैप्स हो जाते हैं. ठीक है, मेडिकल साइंसेज में जब भी हम टर्म कोलैप्सिंग यूज करेंगे, इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर है और उसकी वॉल अब आपस में एक दूसरे को टच करने लगे, मतलब अब एल्वुलाई से फूले फूले नहीं रहेंगे, उनकी वॉल आपस में ऐसे एक दूसरे को टच कर जाएगी, कोलैप्स हो गई. उसके बाद आप बाहर से एयर जितना मर्जी अंदर एंटर कर दो, इनकी वॉल जो आपस में एक दूसरे को स्टिक हो गई है, फिर से वो अलग अलग नहीं हो पाती. इट्स कहने को तो हम कह देते हैं स्पॉन्जी है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा है, वॉल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं, तो एक बार अगर ये ऐसे कोलैप्स हो गई तो फिर से ये सारे के सारे 100% एल्वुलाई ओपन नहीं हो पाएंगे. अगर आप बाहर से एयर भेज भी दोगे तो 50% तो फिर भी ओपन नहीं होंगे. सो दैट इज़ वाई नेचर ने हमारे लंग्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि एल्वुलाई छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर एयर हमेशा ट्रैप रहेगी. आप जितना मर्जी फोर्सफुली एक्सेल कर लो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर विल स्टिल बी प्रेजेंट इन देम. इसका फ़ायदा यही होता है ताकि एल्वुलाई कभी भी कोलैप्स ना करे. ओके, तो ये पहली 4 टर्म्स और डेफिनेशन और वैल्यू अच्छे से याद करनी है. बाकी जो हमारी 5 टर्म्स हैं इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है. पहले 4 टर्म्स को ही यूज़ करके, उन्हीं की वैल्यू को यूज़ करके, बाकी की सारी टर्म्स हमारी हो जाएंगी, अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि हम कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं. अगर आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो, ठीक है, आपने ज़ोर लगा के इनहेल किया, तो कितनी टोटल एयर आपके लंग्स में गई? टाइडल वॉल्यूम तो जाएगी जाएगी, प्लस आईआरवी जाएगी. दोनों की वैल्यू आपने पहले 4 में याद कर ली है, वैल्यू ऐड कर दो. तो इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, दैट्स इट. बाकी वैल्यू आपने फर्स्ट 4 में याद की है, खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो. सिमिलरली आपने फोर्सफुली एक्सेल किया, पूरा जोर लगा के एक्सेल कर रहे हो, सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो कितनी एयर टोटल बाहर गई? दैट विल बी नोन एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और उसको हम सिंपली काउंट कर सकते हैं बाय एडिंग टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी. ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आता है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. कि अगर आपने नॉर्मली एक्सेल किया, ये सारी तो चीज़ें तब हैं जब आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो. अगर आपने नॉर्मली एक्सेल किया तो उसके बाद आपकी लंग्स में कितनी एयर रह जाती है, हाउ मच एयर इज लेफ्ट इनसाइड द लंग्स आफ्टर यू हैव एक्सेल्ड नॉर्मली, दैट वुड बी नोन एज एफआरसी और द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. और ये जो एफआरसी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, दिस इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी. ये रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी के बराबर है. रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, ये दोनों उस टाइम पे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं. ओके, क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सेल करोगे तब ये ईआरवी बाहर जाएगी, नॉर्मली एक्सेल कर रहे हो तो ईआरवी भी लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट है. तो बस इसका आपने फॉर्मूला याद करना है. उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी. इसकी डेफिनेशन एक्चुअली एनसीईआरटी में सही डेफिनेशन गिवन नहीं है. वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हम कितना, लेट्स से कि हमने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली एक्सेल किया, सांस भी हमने फोर्सफुली इनहेल किया है, फोर्सफुली एक्सेल किया है, तो कितनी एयर हमारे लंग्स के गैशियस एक्सचेंज हो रहा है व्हेन वी आर डूइंग फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन. तो हाउ मच गैशियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस, दैट वुड बी नोन एज वाइटल कैपेसिटी. नाउ दिस वाइटल कैपेसिटी फॉर्मूला इज टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी
प्लस ERV. सो दीज 3 पैरामीटर्स नीड्स टू बी एडेड, क्योंकि जब आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, तो यही टोटल अमाउंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज हमारे लंग्स के थ्रू हो रहा है. ठीक है. अब एक लास्ट जो आता है दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी. अब ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये एथलीट्स की ज़्यादा होती है. जो भी बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है उसकी बहुत ज़्यादा होगी. जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहने का काम है, उनका वाइटल कैपेसिटी कम होता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें एक्सरसाइज, एरोबिक्स ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लंग्स बहुत हेल्दी रहते हैं. तो लंग्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन का वाइटल कैपेसिटी कंपेयर करेंगे किसी ऐसे पर्सन से जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन की जो वाइटल कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो हमें अपनी वाइटल कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, योगा एंड प्राणायाम. उसके बाद लास्ट आता है TLC, दैट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी. कि मतलब हमने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली एक्सहेल किया, टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स रिटेन कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं. तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि आप वाइटल कैपेसिटी लो और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी तो हमने एक्सचेंज कराई जब हम फोर्सफुली इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, बस उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो. एंड वी नो वाइटल कैपेसिटी के फॉर्मूले में 3 चीज़ें आती हैं. तो जब आप NCERT से रीड करोगे तो उन्होंने ये 3 चीज़ें प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम शो करके दिखाई हुई है. आप उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. So with this we have discussed all the terms which are there, which have been given to us. उसके बाद फिर आपकी बुक में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये हमें डिस्कस करना है. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है. ओके. इसमें सबसे पहली चीज़ है बच्चे कि हमें ये देखना है कि एल्व्यूलाई में, आपने पढ़ा था ना छोटी क्लासेस से, आप पढ़ रहे हो कि लंग्स जो होते हैं ऑर्गन्स ऑफ प्योरिफिकेशन है. इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज कर देते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देते हैं. तो आई होप ये सबको थोड़ा सा आइडिया है कि जिस ब्लड को हम इम्प्योर कह रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड कह रहे हैं, इट मीन्स कि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है. तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, उस ब्लड को हम कहते हैं इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. उसके ऑपोजिट एक ब्लड होता है जिसको कि हम बोलते हैं प्योर या ऑक्सीजनेटेड. अब ये प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, और वी कैन से ऑक्सीजन रिच ब्लड है. तो लंग्स का काम ये होता है कि जो सेल्स के थ्रू इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो उसको प्योरीफाई करते हैं. तभी तो हम कहते हैं लंग्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फंक्शन ही ये है दैट दे आर कन्वर्टिंग द impure or the deoxygenated blood into pure and oxygenated blood. तो यहाँ पे आपकी बुक में, NCERT बुक में, ये टेबल भी बना हुआ है और एक ऐसा डायग्राम भी बना हुआ है. दोनों को हमने पैरेलल समझना है क्योंकि तभी हम इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखो, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 159 mm ऑफ Hg. कार्बन डाइऑक्साइड का उन्होंने मेंशन नहीं किया है. कार्बन डाइऑक्साइड का जो है परसेंटेज मेंशन किया है 0.3%. ओके. नाउ दिस एयर इज एंटरिंग इनसाइड द एल्वुलाई. अब जब ये एल्वुलाई में एंटर होती है, यू कैन सी इट हियर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो गया 104, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया 40 mm ऑफ Hg. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर में तो 159 था, एल्वुलाई में आके वो 104 कैसे रह गया, बाकी का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ यूज्ड अप हो गया. दिस क्वेश्चन मस्ट कम अप इन योर माइंड. सो ये एक्चुअली होता क्यों है, वाई देर इज अ डिफरेंस, बिकॉज एल्वुलाई के सेल्स भी लिविंग हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए. तो जब एटमॉस्फेयर से एयर उनके पास आती है तो दे यूज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर देमसेल्फ. उनको खुद को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए ये 159 से 104 तक हो जाता है. दूसरा रीज़न ये होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर, कई बार एल्वुलाई इतने डीप सीटेड होते हैं और इतने स्मॉल फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं कि बिल्कुल अंदर तक अच्छे से कई बार पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो भी थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो हो जाता है. तो जब एल्वुलाई के अंदर एयर आ गई है, उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उस टाइम पे कितना है 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40. नाउ इम्प्योर ब्लड, सेल्स के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया हुआ है, दिस इम्प्योर ब्लड इज कमिंग टूवर्ड्स द लंग. लंग उसको प्योरीफाई करेगा.
अब इस इम्प्योर ब्लड में आप देखो यहाँ पे आपका मेंशन्ड है what is the partial pressure of oxygen, that is 40. what is the partial pressure of carbon dioxide in this blood, 45. तभी तो हम इसको deoxygenated कह रहे हैं या impure कह रहे हैं. deoxygenated impure का मतलब ही होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, मीन्स ये impure blood है. now this impure और deoxygenated blood is coming towards the alveoli. अब आपने सिंपली ये देखना है, रूल आपने याद रखना है, सिंपल सा रूल है, बहुत बार पढ़ा दिया कि गैसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगी, ये गैसेस की टेंडेंसी होती है. तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वुलाई में 104 है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आया इसमें 40 है, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई से ब्लड के अंदर चली जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45. एल्वुलाई के अंदर जो एयर है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है 40, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड एट हायर प्रेशर, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वुलाई. यहाँ पे छोटे छोटे एरो बनाए बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में बाहर निकल रही है. सो दिस इज हाउ दिस विल बी टेकिंग प्लेस. अब इसके बाद फिर आता है ये जो ब्लड है अब ये प्योर हो गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया. यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो कि अब इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95, कार्बन डाइऑक्साइड है 40, पहले तो 45 था अब कम हो गया. पहले जो हमारा ऑक्सीजन 40 था वो 40 से सीधा 95 हो गया, मतलब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा एंटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी हमने निकाल दी. पहले उसका पार्शियल प्रेशर 45 था अब और कम हो गया है, तो इसका मतलब अब ये ब्लड इम्प्योर से प्योर में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया. Now this blood will be supplied by the heart to all the cells of the body. आपने पढ़ा था ना लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द हार्ट, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, रिकॉल करो उसको. तो वहाँ से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट के लेफ्ट साइड पर होता है पूरे बॉडी में जब ये सप्लाई होगा, नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज गोइंग टूवर्ड्स द सेल्स और द बॉडी टिश्यूज. बॉडी टिश्यूज में अब आपका देख लेते हैं क्या पैरामीटर है. बॉडी टिश्यूज में देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा 45 है, ऑक्सीजन जो है वो 40 mm ऑफ Hg है, क्योंकि सेल्स लगातार ऑक्सीजन को यूज़ करते रहते हैं फूड के ब्रेकडाउन में, और जब वो फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है. तो जैसे ही इन सेल्स के पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो यहाँ पे देखो एरो अंदर जा रहा है ऑक्सीजन का, इसका मतलब फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन पर है, 95 पर है, सेल्स के अंदर 40 है. So oxygen from the blood will be entering inside the cells. सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, ब्लड में 40 है, सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स विल बी गोइंग इनटू द ब्लड. तो इस तरीके से यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा और ये जो हमारा प्योर ब्लड था ये फिर से इम्प्योर हो गया, तो ये फिर से लंग्स के पास जाएगा एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो लंग्स का काम होता है एयर को प्योरीफाई करना, हार्ट का काम है कि जो लंग्स से प्योरीफाई होकर ब्लड आ रहा है उसको पूरे बॉडी में सप्लाई करना, फिर सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, फिर से ब्लड इम्प्योर हो जाता है एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू. उसके बाद वी हैव टू डिस्कस, ये आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है एक, ठीक है. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस डायग्राम. नाउ इस डायग्राम में वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन, पल्मोनरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके अक्रॉस रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है. तो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, तो ये हमारा एल्वुलाई शो किया हुआ है, ये ब्लड वेसल है. एक्चुअली एल्वुलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज के फॉर्म में है. तो जो एल्वुलाई होता है वो एक बहुत ही स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड है. मैंने बताया था ना एल्वुलाई की वॉल थिन होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम में पूछा भी था. तो दे आर कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, एकदम फ्लैट टाइल लाइक सेल्स हैं. तो ये पहली लेयर है जिसके थ्रू गैसेस वेदर इट इज़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दे हैव टू मूव. उसके बाद जब भी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या बेसमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये येलो कलर से थोड़ा सा ऐसे दिखाया हुआ है. तो दिस विल बी द सेकेंड लेयर जहाँ से गैसेस को क्रॉस करके जाना है. तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसमें कोलाजन फाइबर्स हो सकते हैं, इलास्टिन फाइबर्स हो सकते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स हो सकती हैं, तो उसके थ्रू गैसेस को क्रॉस करके जाना है. फिर ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये भी एंडोथीलियम से कवर्ड होती है. एक्चुअली एंडोथीलियम एक टाइप का स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है.
क्योंकि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल भी बहुत ज़्यादा थिन होती है, बट ब्लड के सेल्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको एंडोथीलियम नाम हमने दे दिया है, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये भी एक टाइप का स्क्वैमस एपिथीलियम है। तो जब भी ऑक्सीजन को लेट्स से कि एल्वुलाई से ब्लड में जाना है या कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एल्वुलाई में आना है, तो उनको इन 3 लेयर्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथीलियम को क्रॉस करना है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, फिर एंडोथीलियम को क्रॉस करना है, तभी गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हो पाएगा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्योंकि इन्हीं 3 लेयर्स के थ्रू जो प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज है दैट विल बी टेकिंग प्लेस। उसके बाद फिर हम चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। बीच के 2 पेजेस हम छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में करेंगे, कल कर लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी बुक में 3 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। पहला उन्होंने सबसे पहला बहुत इजी दिया हुआ है, एस्थमा। एस्थमा सबने नाम सुना ही है, ठीक है। जब मौसम चेंज होता है तब लोगों को कई बार एस्थमा हो जाता है। एस्थमा का मतलब है कि हमारे जो लंग्स के ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। एनसीईआरटी रीड करोगे, उसमें वर्ड यूज़ किया है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन सिंपली मीन्स स्वेलिंग। तो जब लंग्स का एल्वुलाई ये जो ब्रोंकियाई ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो एस्थमा के लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। आपने देखा होगा वो इन्हेलर्स भी लेते हैं, पंप जैसा कुछ उनका इन्हेलर होता है। जब वो उस इन्हेलर को लेंगे देन दे फील बेटर। तो उस इन्हेलर में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उनके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग को भी कम करते हैं। एस्थमा में जो विंड पाइप होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। विंड पाइप आपका अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है। जब किसी को एस्थमा का अटैक आता है और बहुत सिवियर अटैक आता है तो ये पूरा विंड पाइप साइज में कॉन्ट्रैक्ट होकर बहुत छोटा सा हो जाएगा। अब वो इतना छोटा हो गया तो गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, जितनी एयर लंग्स में जानी चाहिए उतनी जा ही नहीं पाएगी, उस बंदे को सांस कैसे आएगा फिर। ऑब्वियसली दैट पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग ब्रेथलेसनेस। तो जब वो इन्हेलर लेते हैं तो ये इन्हेलर क्या करता है, फिर से जो विंड पाइप की मसल्स है उसको रिलैक्स कर देता है, तभी उनको सांस लेने में फिर से नॉर्मल हो जाता है। बट इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। जब भी एस्थमा की प्रॉब्लम होती है बस इन्हेलर ले लो और आप अपना काम करते रह सकते हो, बट इसका कोई परमानेंट क्योर आज की डेट में भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओनली वी हैव इन्हेलर्स। देन इसमें सेकेंड जो डिजीज़ आपके सिलेबस में मैंशनड है दैट इज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि जो पर्सन है उसके एल्वुलाई डैमेज हो गए। पहली वाली डिजीज़ में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की बात हम कर रहे थे, विंड पाइप की बात करते हैं। एस्थमा का एल्वुलाई के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट एम्फाइसीमा में मेन इम्पैक्ट होता है एल्वुलाई के ऊपर, कि एल्वुलार के जो एल्वुलाई के वॉल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट्स से कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं अगर वो डैमेज हो गई तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। एल्वुलाई आर सपोज टू बी वेरी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। अगर उनकी वॉल डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सिगरेट स्मोक और अदर रीज़न, तो वॉल अगर हार्ड हो गई तो ऑब्वियसली फिर वहाँ के एल्वुलाई के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा अच्छे से, एंड पर्सन विल हैव deficiency of oxygen in the body. Then third disease which is mentioned, that is the ORD, occupational respiratory disorder. अब ये ORD क्या चीज़ है, that we have to understand. ORD का मतलब होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन वर्ड का मतलब है कि जो भी काम एक पर्सन कर रहा है अपनी सैलरी को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो उसका ऑक्यूपेशन है। इफ़ आई एम टीचिंग, टीचिंग इज़ माई ऑक्यूपेशन। अगर कोई पर्सन है ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो वो उसका ऑक्यूपेशन है। तो जो भी एक पर्सन काम करता है अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए, दैट विल बी नोन एज ऑक्यूपेशन। बट कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जहाँ से पर्सन के लंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे टीचर्स हैं, जब बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो चौक का जो डस्ट होता है वो हमारे लंग्स में एंटर कर सकता है, और कई बार टीचर्स को इससे एस्थमा या इस टाइप की प्रॉब्लम भी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर कोई इसमें, हमारे केस में तो खैर इतना सिवियर नहीं है, माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन सिलिकॉन और एस्बेस्टोस फैक्ट्री। सिलिकॉन आपको पता है कंप्यूटर के चिप्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। एस्बेस्टोस की शीट्स वगैरह आती हैं मार्केट में। तो जहाँ पे इनकी फैक्ट्री होती है और जो लेबर क्लास वहाँ पे काम कर रही है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्चुअली जहाँ पे भी सिलिकॉन का काम होता है या एस्बेस्टोस का काम होता है उसकी कटिंग और ये सारी शीट वगैरह बनती है,
तो इंडिया में हाइजीन स्टैंडर्ड्स तो बहुत पुअर है। आइडियली तो ऐसे लोगों को मास्क लगा के सब कुछ काम करना चाहिए, बट इंडिया में कोई इतना सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। उनको दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर वर्कर्स। तो वहाँ पे लोग बिना मास्क के ऐसे काम कर रहे हैं। तो सिलिकॉन के या एस्बेस्टॉस के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो लंग्स के सीधा एल्वुलाई में पहुँच जाते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक है। हमारे हेयर से ट्रैप होते तो हैं बट सारे नहीं हो पाते। तो सम अमाउंट ऑफ एस्बेस्टॉस फाइबर्स, सिलिकॉन फाइबर्स विल पेनिट्रेट द lungs, will reach up to the alveoli। और alveoli की वॉल इतनी सॉफ्ट है, एस्बेस्टॉस अगर वहाँ पे चला गया तो उसकी लाइनिंग को इरिटेट करेगा। तो एल्वेलाई जब इरिटेट हो रहा है, मीन्स उसकी पूरी वॉल ऐसे टच हो रही है और वो इरिटेट हो रहा है, सो ड्यू टू विच नाउ व्हाट विल हैपन कि एल्वेलाई अपने आप को सेव करने के लिए एसिड सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि देखो एक बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है, आप सर्दियों में ही देख लो, आपने कोई ऐसा स्वेटर पहन लिया जो आपको चुभ रहा है, तो आपकी स्किन में आपको रैशेस होता है, आपका मन करता है स्वेटर को उतार के रख दे, नहीं पहना जा रहा। अब आप एल्वेलाई के लिए सोचो, इट्स सच अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एस्बेस्टॉस के फाइबर्स हैं, तो वो भी कोशिश करता है कि इसको हटा दो यहाँ से, बिकॉज आई एम गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। अब रिमूव करने का कोई और मेथड तो है नहीं, एक्सेलेशन के थ्रू भी वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो नाउ द एल्वेलाई वॉल विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एसिड। बट होता क्या है, क्योंकि जो आपका एस्बेस्टॉस है, सिलिकॉन है, वो बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, इट्स अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो HCl से भी वो स्मॉल पार्ट में ब्रेक नहीं होगा, एंड ड्यू टू विच एसिड बनता जा रहा है और इन सब के ऊपर कलेक्ट होता जा रहा है। तो धीरे धीरे वहाँ पे गांठ जैसा बनना शुरू हो जाता है, फाइब्रॉयड बन जाएंगे। तो शुरू में तो फाइब्रॉयड बनते हैं लंग्स में, जो कि नॉन कैंसरस है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसी जगह पे, ऐसी फैक्ट्री में कोई लेबर बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशन के 10 साल भी नौकरी कर लेगा, तो विद इन 10 ईयर्स ये जो नोड्यूल्स है ये लंग कैंसर में चेंज हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर विल बी नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाउ वी हैव अनदर टर्म, इसी से है रिलेटेड थोड़ा सा, जिसको आजकल न्यूज़ में बड़ा ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं MRD, मेट्रोपॉलिटन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और ये बहुत ही हार्श रियलिटी है, सॉरी टू से, कि जो लोग दिल्ली, NCR या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, अगर हम उनके लंग्स को देखें और उनके लंग्स को हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कंपेयर करें जो नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, तो जो लोग हिली एरियाज़ में हैं जहाँ पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, उनके लंग्स बड़े हेल्दी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं उनके लंग्स उतने एक्टिव नहीं है, उनके लंग्स उतने एफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, मेट्रोपॉलिटन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे लंग्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारे लंग्स उतने एफिशिएंट नहीं है, डैमेज भी होते रहते हैं एज के साथ। फॉर दैट दे हैव यूज दिस टर्म विच इज़ कॉल्ड MRD। तो जितने टॉपिक्स आज आपको करा दिए हैं, प्लीज़ इसको एक बार NCERT से रीड कर लो, कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।